नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राह भटके हिरण के बच्चे को। राह भटके हिरण के बच्चे को, इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। यह जो पाठ है राह भटके हिरण के बच्चे को, इसमें एक छोटी सी कविता दी है और इस कविता के कवि और उस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हिरण के बच्चे के गुम जाने के बाद कवि के मन में क्या कल्पनाएं आ रही, क्या विचार आ रहे हैं, इसको कवि ने इस कविता में दर्शाया है। चलिए सब पाठ्य पुस्तक निकाले जल्दी से, हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस कविता को समझते हैं। कविता का शीर्षक है राह भटके हिरण के बच्चे को। अब कविता के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि यह जो कविता है इसमें किसका वर्णन कवि ने किया होगा। तो एक हिरण के बच्चे का कवि ने वर्णन किया है जो अपने राह से भटक गया है। राह का अर्थ क्या होता है? मार्ग। तो मार्ग से भटके हुए हिरण के बच्चे को सांत्वना देते हुए कवि ने यह कविता लिखी है। सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरण, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। वह नन्हा हिरण, उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। हिरण के छोड़ने रे, हिरण के छोड़ने, रो मत सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे। सो जा सो जा। बांस के वन, पाइन ऑक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं। डर मत, बेहिचक सो जा। आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम है हिरण के छोने। सो जा सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को। मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत रो मत, रो मत मत रो नन्हे हिरण। कवि है डॉक्टर नी वियतनाम और इसके अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख कवि, मुख्य कवि कौन है इस कविता के? वियतनाम है। और इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र इन्होंने। अब अगर देखा जाए इस कविता का भाव क्या हो सकता है, सबसे पहले हम कविता के भाव को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर इसको हम विस्तार से समझेंगे। अब देखिए कवि ने क्या किया, एक हिरण के छोटे बच्चे को खेलने के चक्कर में मस्त होकर राह भटकते हुए देखा। और ये जो हिरण का बच्चा है जो पहाड़ों पर गुम हो गया है, अब वो पहाड़ों पर क्या कर रहा है? रो रहा है। उसकी आंखों में माँ से बिछोड़ने की वेदना दिखाई दे रही है। कवि ने उस छोटे हिरण के छोने से कहा, अरे हिरण शावक, मत रो, सो जाओ, तेरी माँ तुझे अवश्य मिलेगी। बांस के वन में, एक अकवन के वन में रात की ठंडी हवा तुझे लोरी सुनाकर सुलाएगी। बेहिचक तुम सो जाओ। ऊपर आकाश में तारे, नीचे गिरे नरम नरम पत्ते के ढेर में तू सो जा। सुबह होते ही जब सूर्योदय हो जाएगा, किरण फैल जाएगी तो तुम्हारी माँ मिल जाएगी। यह इस कविता का सारांश या इस कविता का भावार्थ है। अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर इसे हम और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए कवि कहीं से गुजर रहा था, तब उन्होंने क्या देखा, एक हिरण का छोटा सा बच्चा है, वो शायद अपना मार्ग भूल गया है और अपनी माँ से बिछुड़ने के कारण वह व्यथित कवि को दिखाई दिया। और उस समय कविता के यह पद कवि के द्वारा प्रस्तुत हुए होंगे, उनको यह कविता लिखने की सूझी होगी। तो कवि कहते कि जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरण, खेल में मदमस्त भटक रहा है वह राह। राह का अर्थ क्या होता है? मार्ग, पथ। जाड़े की रात अर्थात बहुत ही ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में दिन में तो सूरज के दर्शन बहुत कम होते हैं और रात में तो
इतनी अधिक ठंडक होती है कि हम खुले आसमान में निकल नहीं सकते बाहर। और ऐसे में जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? एक हिरण का बच्चा। अब देखिए पहाड़ में तो और ज्यादा ठंडी होगी, और इसी समय लेखक कवि कहते हैं कि जाड़े की रात में पहाड़ पर एक हिरण का बच्चा रो रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे जानवर देखे होते हैं कि उन जानवरों को अपने बच्चों के साथ जंगलों में घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अब यहाँ पर हिरण के बच्चे की कहानी बताई गई है कविता में। लेकिन अब देखिए गाय का भी जो बच्चा होता है वो भी माँ का दूध पीकर फिर यहाँ वहाँ खेलता रहता है। तो वैसे ही हिरण का जो बच्चा है अपने खेलने के मदमस्त खेलते समय, अब देखिए यहाँ पर आपको अर्थ भी दिया है नीचे कि मदमस्त। मदमस्त अर्थ क्या होना है कि डूब जाना, लीन हो जाना, अत्यंतिक मग्न हो जाना। खेलते समय बच्चे इतने मग्न हो जाते हैं कि वो मतलब कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई, समझ में नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा जब अपने दोस्तों के साथ आप खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं, कब स्कूल का समय हो जाता है, कब पढ़ाई का समय निकल जाता है, ये भी आपको याद नहीं होता है। तो वैसे ही हिरण का बच्चा अपने खेल में इतना मग्न हो गया था तो वो अपने माँ से बिछड़ गया, और जिस रास्ते से वो आया होगा वो रास्ता भी वह भटक गया, वो मार्ग भी वह भूल गया, और वो यहाँ वहाँ भटक गया है वह रहा। वह नन्हा हिरण उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं। और अब देखिए जब कवि उस नन्हे हिरण के बच्चे को देखते हैं तो उसके लिए बहुत अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। उनके मन में बहुत दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगता है। उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। अब भले अब देखिए वो हिरण का बच्चा कैसा है, मूक है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकता है। अब जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके आंखों से हम उनके मन के भाव को समझ सकते हैं। तो ऐसे जानवरों के प्रति लोगों के मन में सबको उनकी भाषा नहीं समझ में आती है, प्राणियों की भाषा सबको नहीं समझ में आती है। जिन लोगों को उन प्राणियों से अत्यधिक स्नेह होता है, ऐसे ही लोगों को उन प्राणियों के मनों की भावना समझ में आते हैं उनके आंखों के द्वारा। आप देखिए बहुत सारे बच्चे घर में बिल्ली को रखते हैं, या फिर हम खेतों गांव में देखते हैं गाय होते हैं, तो ऐसे इन जानवरों के जो मालिक होते हैं ना, उनके मन के भाव को आंखों के द्वारा समझ लेते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो पता चल रहा है कि कवि को ऐसे प्राणियों से, जानवरों से अत्यधिक स्नेह रहता होगा। ऐसे मुख्य जानवरों से कवि को प्रेम होगा, दया होगी, और शायद इसी कारण वो उनकी मुख्य जानवरों की भाषाओं को शायद समझ सकते होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह नन्हा हिरण उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। अब देखिए वो बता नहीं पा रहा था उसके, क्योंकि वो नहीं बोल सकते ना, जानवर कभी बोलते नहीं, लेकिन उसके आंखों में कितना दर्द है, कितना वेदना है, यह कवि महसूस कर रहे हैं। शायद देखो कवि का यह स्वानुभव भी हुआ होगा कि वह कभी अपनी माँ के प्रेम से, स्नेह से वंचित रहे होंगे, या अपने माँ से अत्यधिक प्रेम उन्हें नहीं मिला होगा, या किसी कारणवश वो अपने पढ़ाई के कारण या नौकरी के कारण वो अपने माँ से थोड़े अलग हुए होंगे। तो अपने माँ के प्रति जो प्रेम की भावना है, ममता की भावना है, वात्सल्य की भावना है, यही भावना उन्हें अब उस समय उस हिरण के बच्चे के प्रति दिखाई दे रहा है। वेदना का अर्थ होता है दर्द। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिरण के छोड़े रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा। अब देखिए वो उसे समझाते हुए, सांत्वना देते हुए, उसका ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि हे हिरण के बच्चे, हे हिरण के छोड़े, तू रो मत, अब आराम से तू सो जा, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिल जाएगी। बांस के वन, पाइन ऑक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे, डर मत, बेहिचक सो जा। अब देखिए बच्चों को दिन भर है ना, बच्चे इतना खेलते हैं, इतना खेल में मग्न हो जाते हैं दिन भर, बच्चों को, छोटे बच्चे को उनके माँ की याद नहीं आती है, लेकिन रात के समय सोते समय उन्हें माँ आवश्यक जरूर अपने पास
दिन भर भले ही माँ बच्चे को ना मिल पाए, लेकिन रात को सोने से पहले या सोते समय या रात भर माँ बच्चों को अपने पास ही चाहिए होती है। अब देखिए बहुत सारे माँ जो होती है वो काम पर जाती है, ऑफिस में जाती है, तो दिन भर माँ बच्चे के पास नहीं रहती, लेकिन जैसे ऑफिस से माँ आ जाती है ना, तो छोटे बच्चे उससे चिपक जाते हैं और उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो उस समय देखो माँ अपने बच्चों को दुलार करती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। और अगर रात को बच्चे को नींद नहीं आती तो तरह तरह के कहानियां बताकर, लोरी सुनाकर अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है। तो जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है, भले वो बोल नहीं पाते, लेकिन माँ और बच्चों के बीच का जो स्नेह होता है, हर सजीवों में हमें उसके प्रति एक अलग भाव दिखाई देता है। चाहे माँ और बच्चे का स्नेह हो मानव के रूप में, पशुओं के बीच में भी देखो ऐसे ही स्नेह होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वृक्ष की छाया में, रात की हवा में और माँ की लोरी सुनकर तुम ऐसे समझो कि वह रात की हवा तुम्हें माँ का वात्सल्य दे रही, प्रेम दे रही और तुम्हें लोरी सुना रही, तुम भी हिचक होकर सो जाओ। आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर पत्ते, कितने नरम है हिरन के छोने सो जा। अब देखिए हम हमारी माँ जो होती है, अब देखते हैं कि छोटे बच्चों के लोग वो अलग से एक पालना होता है, उसमें कैसे गति होती है नरम नरम, और वैसे ही भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग से बिछोना होता है। हाँ, माँ का अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह होता है कि उसके लिए अलग अलग सारे बिछोने, वो सब वो उसका मतलब लाड़ प्यार करती रहती है। तो अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देखो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को सोते समय कल्पना करती है कि आकाश है, आकाश में तारे हैं, आकाश से भरे तारे हैं और उसकी छाया है। हाँ, तो यहाँ पर कवि ने भी कल्पना की है, हिरण के बच्चे को समझाते हुए कहता है कि आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे। तो देखो पूरा आकाश है तुम्हारे सिर पर और नीचे जो है पत्तों का ढेर युक्त नरम गद्दी है तुम्हें सोने के लिए, तुम उस पर सो जाओ। सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत रो नन्हे हिरण। तो यहाँ पर कह रहे कि कवि कह रहे कि ऊपर आकाश में तारे, नीचे गिरे नरम नरम पत्ते के ढेर पर तुम सो जाओ। सुबह होते ही जैसे ही सूर्योदय होगा, किरण फैल जाएगी तो तुम्हें तुम्हारी माँ आ जाएगी। तो अब यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि अब रात रूपी अंधेरा सारे संसार पर छा गया है, लेकिन इस अंधेरे को नष्ट करने के लिए सूरज की सुनहरी किरण आएगी, और जैसे ही सूरज की सुनहरी किरण आ जाएगी तो तुम्हारे जीवन का यह दुख, यह नष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। माँ और बच्चों का जो वात्सल्य प्रेम होता है वो केवल मानवों में ही नहीं, प्राणियों के प्रति भी दिखाई देता है। इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।